हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 18 जुलाई की क्लास। सबसे पहले तो आज की वोकैब को देखिए। पहला आपको दे रखा है स्ट्राइव। स्ट्राइव इज़ अ वर्ब एंड व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब होता है स्ट्रगल करना, या फिर आप इसे कह सकते हैं ट्राई करना, या फिर आप इसे कह सकते हैं अटेम्प्ट करना। सो ये स्ट्रगल करना, ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, संघर्ष करना कोई चीज़ के लिए, उसके लिए यूज़ होने वाला वर्ब है। दूसरा है एज इट स्टैंड्स। ये दिख ही रहा है आपको कि फ्रेज है। जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल पर उनको बता दूं कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, चूँकि आप यहाँ देखिए कि 1, 2 और 3, एज एक वर्ड हुआ, इट दूसरा वर्ड हुआ, स्टैंड्स तीसरा वर्ड हुआ, तो ऐसे करके ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रेज। एज इट स्टैंड्स का मतलब है इन प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान स्थिति में। इन प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान स्थिति में, ये होता है क्या? एज इट स्टैंड्स का मतलब। फिर है मूव द नीडल। मूव द नीडल भी फ्रेज है, क्योंकि यहाँ भी आप देख लीजिए 3 शब्द दे रखे हैं। एक मूव दे रखा है, एक दे रखा है, एक नीडल है। मूव द नीडल का मतलब होता है टू चेंज अ सिचुएशन, change a situation to a noticeable degree. Change a situation to a noticeable degree मतलब एक अच्छे स्तर तक कह सकते हो बदलाव करना, एक ठीक ठाक से स्तर तक बदलाव करना। फिर है हेल फ्रॉम, ये एक फ्रेज हुआ, और ये तो फ्रेजल वर्ब कह लीजिए इसको, क्योंकि वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जब जुड़ता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? फ्रेजल वर्ब। हेल यहाँ पे वर्ब है, फ्रॉम यहाँ पे दे रखा है प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन क्या बनता है? फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब है टू बी फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं ये बताने के लिए आप हेल फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई हेल फ्रॉम राजस्थान, आप कहें कि आई हेल फ्रॉम बिहार, ऐसे इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जा सकता है। क्लीशेड, क्या प्रोनाउंसिएशन है? क्लीशे, क्लीचे नहीं पढ़ना है, क्लीशे। क्लीशेड है एडजेक्टिव। वैसे क्लीशे अगर होता, इसमें लास्ट में डी नहीं होता तो ये नाउन होता। क्या होता? नाउन। लेकिन डी जोड़ रखा है तो ये है एडजेक्टिव, और इसका मतलब है हैकनेड। क्लीशेड का मतलब क्या है? हैकनेड कह सकते हो, ट्राइट कह सकते हो, घिसा पिटा बोल दीजिए। इन टेंडम है, ये एक फ्रेज है। इन टेंडम का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। इन टेंडम का टुगेदर भी कह सकते हो, एंड एट द सेम टाइम ये भी कहा जा सकता है। सेम टाइम पर ये भी कह सकते हो, और टुगेदर भी कहा जा सकता है, साथ साथ में, वही उसी समय पर। पार्टीजन है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है लॉयल। आप इसको बायस्ड भी कह सकते हैं, प्रेजुडिस्ड भी कह सकते हैं। झुकाव केवल एक तरफ ही हो तो फिर डेफिनेटली आप पक्षपात करेंगे, ठीक है। आप न्यूट्रल नहीं हैं, एक तरफ झुकते हैं तो आप पक्षपाती हैं, पक्षपातपूर्ण, इसको बोलते हैं पार्टीजन। तो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टाइटल आपको दे रखा है आज के एडिटोरियल का, दिस वन फॉर फार्मर्स। ये वाला जो स्टेप है ये किसानों के लिए स्टेप है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि बीजेपी ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है जगदीप धनखड़ को। जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। तो अब ये जो स्टेप इन्होंने उठाया है वो इसलिए है कि ये जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और जाट कम्युनिटी जो है वो एक कृषि समुदाय, जो एक कह सकते हैं एग्रीकल्चरल जो एक सेक्टर है, उसमें बहुत बड़ा प्रभुत्व रखती है। तो इनको रिझाने के लिए, चूँकि राजस्थान में चुनाव भी होने वाले हैं और हरियाणा और यूपी को टारगेट साथ में करना चाहती है बीजेपी, इसलिए इन्होंने घोषित किया, इसलिए इसका टाइटल दिया गया है दिस वन फॉर फार्मर्स, कि ये किसानों के लिए है। तो द नंबर्स आर क्लियरली स्टैक्ड। स्टैक्ड का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ। स्टैक्ड का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ, भरा हुआ होना। तो जो संख्या है वो स्पष्ट रूप से भरी हुई है, किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ के फेवर में। तो ये स्टैक्ड का मतलब कर लेना फुल ऑफ। एडजेक्टिव है, मतलब पूरा तरीके से भरा हुआ होना, या फिर यूँ कहें कि फुल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स, बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं का ढेर लगा होना, उसे कहते हैं। तो नंबर्स की वर्ब तो है आर, तो जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट रूप से जगदीप धनखड़ के फेवर में हैं। ये कौन है? ये एनडीए, एनडीए का फुल फॉर्म दे रखा है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके
कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए। तो इसमें कुछ खास वैसे है नहीं। द नंबर्स की वर्ब है वो आर है, द डिटर्मिनर है, नंबर्स नाउन है, स्टैक्ड एडजेक्टिव है, क्लियरली एडवर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ फेवर, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ये यहाँ पे नाउन है। ओ है वो फिर से प्रेपोजिशन है, जगदीप धनखड़ इसका ऑब्जेक्ट है, चूंकि नाम है इसलिए नाउन है। द डिटर्मिनर है, इसके बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नाउन है, तो ये नाउन हो गया क्योंकि नाम दे रखा है। कैंडिडेट है, ये भी नाउन है। फॉर प्रेपोजिशन है, फॉर का ऑब्जेक्ट है वो ऑफिस है, ठीक है। द डिटर्मिनर है, ऑफिस नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ का, और ये नाउन हो गया, द डिटर्मिनर हो गया। द अपोजिशन, विपक्ष जो है, 17 पार्टीज अटेंडेड अ जॉइंट मीटिंग ऑन संडे। अब यहाँ ये हाइफन लगा के, डैश लगा के, हाइफन तो नहीं कहेंगे इसको, डैश कहीं, थोड़ा लंबा जब खींचते हैं हम इस लाइन को, ये लाइन ऐसे होती है छोटी सी, तो इसको हाइफन बोलते हैं, थोड़ा लंबा खींचते हैं, इसको डैश कहा जाना चाहिए, तो ये डैश है। तो 17 पार्टीज जो है उसने अटेंड की एक जॉइंट मीटिंग, एक संयुक्त मीटिंग, कब? संडे को। तो 17 पार्टियों ने एक संयुक्त मीटिंग ज्वाइन करी, ज्वाइंट मीटिंग अटेंड करी, कब? संडे को। और जब पर्टिकुलरली किसी डे की बात आप करते हो तो ऑन लगता है, तो ये डे के साथ भी है और डेट के साथ भी है। अगर आप पर्टिकुलरली किसी डे या डेट की बात करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ऑपोजिशन की वर्ब है वो हैज़ अनाउंस्ड है, तो विपक्ष ने क्या किया है? अनाउंस कर दिया है कांग्रेस लीडर मार्गरेट अल्वा को एज इट्स कैंडिडेट। किस रूप में अनाउंस किया है? अपने उम्मीदवार के रूप में। तो विपक्ष का उम्मीदवार तो हुआ मार्गरेट अल्वा, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का उम्मीदवार कौन हुआ? जगदीप धनखड़। ऑपोजिशन की वर्ब हैज़ अनाउंस्ड है, 17 पार्टीज की वर्ब अटेंडेड है, ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है। मिस्टर धनखड़ हु ज्वाइंड द भारतीय जनता पार्टी। अब मिस्टर धनखड़ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है और अपने से पहले वाले शब्द को रिलेट करता है, चाहे हु हो या विच हो या दैट हो। इन सभी का काम क्या होता है? अपने से पहले आने वाले शब्द को कनेक्ट करना। तो ये संबंध बताएगा धनखड़ से। तो मिस्टर धनखड़ जिन्होंने कि ज्वाइन किया किसको? बीजेपी को। कब? 2003 में। किसके बाद? आफ्टर इनिशियल स्टिंट्स। स्टिंट जो है इसका मतलब है स्पेल, स्टिंट का मतलब है स्पेल या पीरियड। अवधि को बोलते हैं, समय को बोलते हैं, ठीक है। तो मिस्टर धनखड़ जो हैं जिन्होंने कि ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को 2003 में, किसके बाद? शुरुआती रूप से ये जुड़े हुए थे किससे? जनता दल और कांग्रेस से, ठीक है। हैज़ रिमेंड, अब ये हैज़ रिमेंड धनखड़ की वर्ब है। तो मिस्टर धनखड़ जो हैं वो रहे हैं अ लॉयल सोल्जर, एक बिल्कुल वफादार सैनिक, किसके? पार्टी के, मतलब बीजेपी के, एंड इट्स करंट लीडरशिप, और जो वर्तमान में इसका नेतृत्व है उसका, ठीक है। फिर समझिए, अब यहाँ पे एक तो बात यह है कि राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द लगेगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी का नाम द लगेगा। जनता दल से पहले द है, यहाँ कांग्रेस से पहले भी द आना चाहिए, ठीक है, ये लगाया हुआ नहीं है। दूसरा, जब भी कोई ईयर की बात करते हो, मैंने क्या कहा था? डे और डेट की बात करोगे तो क्या लगाओगे? ऑन। जब आप ईयर की बात करोगे, वर्ष की बात करोगे तो क्या लगाओगे? इन। ये ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मिस्टर धनखड़ की वर्ब हैज रिमेंड है, और हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन धनखड़ के लिए इसकी वर्ब ज्वाइंड है। आगे देखिए, इवन द ऑफिस, यहाँ तक कि जो ऑफिस है दैट ही करंटली होल्ड्स, जो वर्तमान में जिस पद पर ये बने हुए हैं, जो होल्ड करते हैं, इनके अधिकार में है, वो है राज्यपाल का ऑफिस। राज्यपाल ये हैं। तो यहाँ तक कि जो ऑफिस है जो कि वर्तमान में ये होल्ड करते हैं, ही की वर्ब है वो होल्ड्स है, करंटली है वो एडवर्ब है, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ तक कि जो ऑफिस जो ये होल्ड कर रहे हैं वर्तमान में, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये कौन से पद पर हैं? ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर के पद पर हैं। हैज़ नॉट कम इन द वे। अब ये कम इन द वे जो होता है ना, इसका मतलब होता है रोड़ा बनना, अटकना, प्रिवेंट करना, रोकना, ये सब मतलब है। तो ये जो ऑफिस है हैज़ नॉट कम इन द वे ऑफ हिज पार्टी लॉयल्टी, वो उनकी पार्टी लॉयल्टी के बीच में कहीं नहीं आया है, ठीक है। तो उनकी जो पार्टी के प्रति वफादारी है उस बीच में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं आई है। तो ही की वर्ब है वो होल्ड्स है, होल्ड्स यहाँ पे वर्ब है, इसको मॉडिफाई करने के लिए करंटली यहाँ पे एडवर्ब है। गवर्नर है, इसकी वर्ब है वो हैज़, और ये हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म हैज़ कम है। तो यहाँ तक कि जो ऑफिस जो वर्तमान में ये होल्ड करते हैं, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल वाला जो ऑफिस है, ये उनके पार्टी लॉयल्टी के बीच में कहीं पर भी नहीं आया है।
ठीक है। ही हैज़ हैड कंटिन्यूअस पब्लिक कन्फ्रंटेशन। अब ये ही धनखड़ के लिए प्रोनाउन है, हैज़ हैड में हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, हैड मैन वर्ब है। चूंकि हैज़ हैव हैड इन सभी के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये थर्ड फॉर्म हो गई हैज़ हैव की हैड, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, कन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना, मुठभेड़ कह सकते हो। विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट किसके साथ, चुनी हुई सरकार के साथ। कौन सी सरकार, जो लीड कर रही है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी जो हैं उनके द्वारा चलाई जा रही सरकार जो है उनके साथ इनका आमना सामना भी बहुत बार हुआ है। ही की वर्ब हैज़ हैड है, कंटिन्यूअस लगातार को बोलते हैं, पब्लिक कन्फ्रंटेशन सार्वजनिक मुठभेड़, तो उनका लगातार सार्वजनिक मुठभेड़ रही है, आमना सामना रहा है किससे, चुनी हुई सरकार से। और ये सरकार का नेतृत्व कौन कर रही है, ममता बनर्जी। कौन सी पार्टी की हैं, तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक पार्टी का नाम है, द का प्रयोग है, ठीक है। आगे देखिए, ऑन मैनी ओकेजन्स, बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं। मैनी के साथ में नाउन कैसी आती है, प्लूरल। तो या फिर यूँ कहिए कि अगर प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, भी काउंटेबल ही प्लूरल हो सकती है, पहले तो ये समझना है आपको। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। काउंटेबल नाउन ही कैसी हो सकती है, प्लूरल हो सकती है। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल नहीं हो सकती। तो मैनी ओकेजन्स, ओकेजन्स है नाउन, इस नाउन को मॉडिफाई करने के डिटर्मिनर जो है वो मैनी है, ओन है वो क्या है, प्रेपोजिशन। तो बहुत सारे अवसरों पर ऐसा हुआ कि इट अपीयर्ड दैट, ऐसा लगा कि, इट की वर्ब है, अपीयर्ड है, दैट कंजंक्शन है, क्या लगा कि मिस्टर धनखड़ वॉज प्लेइंग ए पार्टीजन रोल, पार्टीजन का बताया, बायस्ड या प्रेजुडिस्ड, पक्षपातपूर्ण, ऐसा लगा कि मिस्टर धनखड़ जो हैं वो एक ऐसा रोल निभा रहे हैं स्टेट पॉलिटिक्स में, राज्य की राजनीति में, जो पक्षपातपूर्ण है। इन टेंडम विद द बीजेपी, किसके साथ, बीजेपी के साथ। टुगेदर को बोला था इन टेंडम, तो इन टेंडम का मतलब टुगेदर है या एट द सेम टाइम है। तो बहुत सारे अवसरों पर ऐसा भी लगा कि मिस्टर धनखड़ जो है राज्य की राजनीति में ऐसा रोल निभा रहे हैं, किसके साथ, बीजेपी के साथ। बीजेपी राजनीतिक पार्टी का नाम, तो फिर से द आ गया। तो इट की वर्ब अपीयर्ड, मिस्टर धनखड़ की वर्ब वॉज प्लेइंग, पार्टीजन का मतलब बताया, बायस्ड या प्रेजुडिस्ड, ठीक है। और इन टेंडम का मतलब बताया था टुगेदर, साथ साथ में। आगे आइए, वाइल अनाउंसिंग, याद रखिए हमेशा कि वाइल के ठीक बाद में अगर वर्ब लगानी है, whenever a verb comes just after while then we have to place it in ing form। तो while के ठीक बाद में ing आ रहा है, ये ध्यान रखना। while के ठीक बाद में जो वर्ब लगेगी तो कौन सी फॉर्म में जाएगी, ing फॉर्म में। तो अनाउंस करते हुए क्या, अपनी उम्मीदवारी को, हिज कैंडिडेसी, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जो भी शब्द आता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, याद रखना है। तो कैंडिडेसी यहां पे क्या है, नाउन है। अपनी उम्मीदवारी को घोषित करते हुए, द बीजेपी हैज डिस्क्राइब्ड हिम, बीजेपी ने उनका वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है, मतलब उनकी कैंडिडेसी को, जगदीप धनखड़ की कैंडिडेसी को, उम्मीदवारी को घोषित करते हुए बीजेपी ने उन्हें डिस्क्राइब किया है। किस रूप में, डिस्क्राइब में एज लगा हुआ है। क्या डिस्क्राइब किया है कि वो किसान का बेटा है। ए मच क्लीशेड, क्लीशेड का मतलब जो हैकनेड है, जो कॉमन प्लेस है, जो घिसा पिटा है, जो बार बार में एक ही बात आप करते हो। तो ये एक बहुत ही ऐसी एक वाक्यांश है, किसान का बेटा, जो घिसा पिटा है, बहुत बार आप यूज कर चुके हो। फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी। पोटेंट मतलब पावरफुल है, पोटेंट का मतलब पावरफुल। लेबलिंग का मतलब ठप्पा लगाना, दैट, जो पॉलिटिशियंस क्लेम, जो राजनेता लोग जो हैं वो दावा करते हैं, पॉलिटिशियंस की वर्ब क्लेम है। तो बीजेपी की वर्ब तो है हैज डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब में लगेगा एज, ठीक है। क्लीशेड का मतलब घिसा पिटा है, कॉमन प्लेस है, हैकनेड है, और लेबलिंग का ठप्पा लगाना है। फिर समझिए, तो उनकी उम्मीदवारी घोषित करते हुए बीजेपी ने उन्हें डिस्क्राइब किया है कि वो किसान के बेटे हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो मच क्लीशेड है। एक बात और समझा दूं आपको, वेरी और मच में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। वेरी के साथ, या वेरी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले आता है। कहाँ आता है, वेरी आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले। प्रेजेंट पार्टिसिपल से मतलब है V0 के साथ ing। जबकि मच है, ये कहाँ आता है, ये पास्ट पार्टिसिपल से पहले आता है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, V3। तो वेरी का प्रयोग तो करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, मच का प्रयोग करते हैं पास्ट पार्टिसिपल से पहले, ये ध्यान रखना है आपको।
तो उनकी उम्मीदवारी घोषित करते हुए बीजेपी ने उन्हें डिस्क्राइब किया है किसान के बेटे के रूप में। और ये किसान का बेटा जो एक इन्होंने फ्रेज यूज करी है ना, ये मच क्लीशेड है, ये बहुत ही घिसी पिटी सी फ्रेज है। हालांकि ये पोटेंट लेबलिंग है, पावरफुल एक ठप्पा लगाया है इन्होंने, जो कि राजनेता लोग दावा करते हैं। ठीक है, द क्लेम हैज स्पेसिफिक मीनिंग। अब ये जो दावा है ना किसान का बेटा, इसका एक विशेष अर्थ है जिसकी वर्ब है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव है, विशेष मीनिंग नाउन है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, एज मिस्टर धनखड़ हेल्स फ्रॉम, क्योंकि मिस्टर धनखड़ जो है वो कहाँ से आते हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं। ए लैंड ओनिंग डोमिनेंट कास्ट। अब ये जाट कम्युनिटी के बारे में है, ये क्या है, ये एक लैंड ओनिंग मतलब इनकी खुद की जमीन होती है, ये जमीन के मालिक होते हैं। डोमिनेंट मतलब प्रभावशाली, कास्ट का मतलब जाति, इन पार्ट्स ऑफ मतलब हिस्सों में, किस हिस्से में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में। ठीक है, तो क्लेम जो है, ये दावा जो है, इसका विशेष अर्थ है इस संदर्भ में, क्योंकि मिस्टर धनखड़ जो हैं वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, और जाट कम्युनिटी जो है एक लैंड ओनिंग डोमिनेंट कास्ट है। ये एक ऐसी कास्ट है, मतलब एक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में ये एक बहुत ही प्रभावशाली कास्ट है, लैंड ओनिंग डोमिनेंट कास्ट है। यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है इन क्षेत्रों के अंदर, और इनके पास ज़मीन हुआ करती है अपनी, काश्तकार कह सकते हो। द कम्युनिटी इज स्टिफ रेजिस्टेंस। स्टिफ का मतलब कठोर, बहुत ही स्ट्रिक्ट कह सकते हो। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध होता है, रोकना होता है। कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी की बात है, तो चूंकि हम समझ गए कि कौन सी कम्युनिटी है, हमने इससे पहले इसका वर्णन देख लिया है, तो इसलिए हम इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। तो कम्युनिटी इज स्टिफ रेजिस्टेंस, तो इस कम्युनिटी का, इस जाट कम्युनिटी का जो स्टिफ रेजिस्टेंस है, जो क्या है, जो बहुत ही कठोर एक प्रतिरोध है, वॉज अमंग द रीजन्स, ये उन कारणों में से था, दैट फोर्स द सेंटर, वो कारण जिसने कि केंद्र सरकार को फोर्स किया, मजबूर किया, टू विड्रॉ दीज 3 फार्म लॉज इन 2021। विड्रॉ मतलब वापस लेना होता है, विड्रॉ का मतलब पुल आउट करना है, वापस लेना है। तो यहां मजबूर कर दिया कि आप अपने 3 किसान कानून, जो कृषि कानून लागू किए थे 2021 में, वापस ले लीजिए, मजबूर कर दिया। कम्युनिटी का मतलब जाट कम्युनिटी, जाट समुदाय ने बहुत ही कड़ा विरोध किया। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस था ये उन कारणों में से था। ठीक है, वो अमंग तो इसलिए क्योंकि कारण 2 से ज़्यादा है, जब 2 की बात ही करते बिटवीन आता, फॉर मोर देन 2 इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, देन वी हैव टू यूज अमंग इंस्टेड ऑफ बिटवीन। तो ये जो था वो उन कारणों में से था जिन कारणों ने, दैट यहाँ पे इन कारणों के लिए आ रहा है, जो रीजन्स ने फोर्स किया था केंद्र को, किस लिए, 3 फार्म लॉज को विड्रॉ करने के लिए। कहां पे, तो कब, 2021 में। कंसिडरेबल सेगमेंट, सेगमेंट है सब नाउन यहां पे, और इस नाउन के लिए एडजेक्टिव है कंसिडरेबल। ठीक है, जिन वर्ड्स के एंड में लास्ट में एबल जुड़ता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अ कंसिडरेबल सेगमेंट, एक बहुत ही बड़ा तबका, कंसिडरेबल बड़ा, सेगमेंट तबका, या फिर कह सकते हो पार्ट, एक बहुत बड़ा तबका जाट्स का, हैड स्टेड विद द बीजेपी, वो रहा है बीजेपी के साथ, इन दिस ईयर्स असेंबली इलेक्शन, इस साल के विधानसभा चुनाव में यूपी के अंदर। ठीक है, एक बहुत बड़ा तबका जो है जाट समुदाय का, वो बीजेपी के साथ रहा इस साल के विधानसभा चुनाव में यूपी में। एंड मिस्टर धनखड़ एलिवेशन, एलिवेशन का लिख लीजिएगा, प्रमोशन। और मिस्टर धनखड़ का जो प्रमोशन है, प्रमोशन ही हुआ है, पहले राज्यपाल थे, अब उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, और मिस्टर धनखड़ का जो प्रमोशन है, विल स्ट्रेंथन, वो मजबूती देगा, स्ट्रेंथन मतलब मजबूती देना, एलिवेशन की वो विल स्ट्रेंथन है, विल मॉडल है तो आगे बेस फॉर्म आती है, तो ये बेस फॉर्म है। बीजेपीज होल्ड, तो बीजेपी का जो होल्ड है उसको और अधिक मजबूत करेगा, और होल्ड किस पर, कम्युनिटी पर, जाट समुदाय पर, इसका नियंत्रण और बढ़ जाएगा। पर्टिकुलरली इन हिज होम स्टेट, विशेष करके उनका जो गृह राज्य है राजस्थान, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो यहां पर इनका प्रभुत्व और बढ़ेगा। दैट गोज, दैट आ रहा राजस्थान के लिए, राजस्थान वो राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं 2023 में। मैंने कहा कि जब वर्ष का नाम आप लोगे, ईयर का नाम लोगे, तो इन लगेगा। ये आज के क्वेश्चन से, आपको इसको कमेंट बॉक्स में जाकर इसके आंसर देने हैं, और जरूर से लाइक और शेयर करना ना भूलें, मैक्सिमम शेयर करें और जरूर से लाइक करके जाएं। इसका PDF
आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है मॉर्निंग में, वो जाकर ज़रूर देखें आप। अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़े वहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न हर दिन होते हैं आपके सामने, और आपको जो भी एडिटोरियल पढ़ाया जाता है उसका PDF सुबह जल्दी मिल जाता है, तो आप वहाँ पे वोकैब सहित उस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। साथ में एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वहाँ पर कुछ पेड कोर्सेज हैं, उनको भी आप जाकर विजिट करें। आगे देखिए, कह रहा है कि फॉर द ओपोजिशन, विपक्ष के लिए, विपक्ष पार्ट मतलब ये तो हो गया NDA का कैंडिडेट, और विपक्ष का जो कैंडिडेट है, इलेक्शंस टू द पोस्ट, ये चुनाव जो है इन पोस्ट के, पोस्ट कौन सी हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, इसमें जो इलेक्शंस हैं वुड हैव बीन, वो होता। जब आप वुड हैव बीन लगाते हो इसका मतलब एक इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनेशन भी कैसी है, इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट है, कि अब ये आपके हाथ से निकल चुका है लेकिन आप ऐसा कर देते, अगर आप ऐसा करते तो कह रहा है कि ओपोजिशन के लिए जो इन पोस्ट मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हैं उन पर उनके जो चुनाव हैं वो होता, एक अवसर होता टू एडवांस इट्स पॉलिटिक्स। किसका अवसर होता, अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते थे ये लोग, ठीक है। विपक्ष के लिए इन दोनों पदों के लिए चुनाव जो हैं वो एक अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर होता, अब नहीं है, क्योंकि इन्होंने चुनाव जो किया है कैंडिडेट का, जो कैंडिडेसी घोषित की है अपने तरफ से, वो इतना इफेक्टिव नहीं जितना कि NDA ने घोषित किया है। वैसे कैसे समझ में आएगा देखिए भी, तो इलेक्शंस की वर्ब यहाँ पे वुड हैव बीन है। ऑन दैट काउंट, इस बेसिस पर, ये काउंट का मतलब गिनना नहीं है, इसका मतलब इस आधार पर, इस बेसिस पर, इट सीम्ड टू हैव डन ए पुअर जॉब। इट यहाँ आ रहा है ओपोजिशन के लिए, सीम्ड ऐसा लगा कि इसने बहुत ही खराब काम किया है। पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब खराब भी होता है। लचर परफॉर्मेंस रही है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, ये कह रहा है। इट यहाँ विपक्ष के लिए आ रहा है, इट की वर्ब सीम्ड है। मिस्टर अलवाज एंट्री, अब ये ऑन टू की जगह इनटू करना है, इसको ऑन टू नहीं होता इनटू। तो मिस्टर एल्वा की जो एंट्री है, जो मिस एल्वा की जो एंट्री है, जो भी सेलिब्रिटी महिला होती है उनके नाम से पहले मिस लगाते हैं। जब आपको ये नहीं बताना हो कि वेदर शी इज मैरिड और अनमैरिड, तो उस स्टेटस को हाइड करने के लिए आपको मिस का प्रयोग करना है, तो ये मिस लग रहा है। अदरवाइज मैरिड के लिए हम क्या लगाते हैं, मिसेज, और अनमैरिड के लिए क्या लगाते हैं, मिस। लेकिन जब आपको ये नहीं बताना है कि मैरिड है कि अनमैरिड, तो आप बताएंगे मिस। तो मिस अलवाज एंट्री, तो मिस अलवा का जो एंट्री हुई है इस सीन में, इस परिदृश्य में, इस उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर उम्मीदवारों का नाम में इनका नाम जुड़ा है, इज अनलाइकली। ये एंट्री, इस एंट्री की वर्ब है इज। अनलाइकली मतलब ये असंभव है। टू मूव द नीडल फॉर अपोजिशन पॉलिटिक्स। मूव द नीडल बताया था कि कोई स्थिति को चेंज करना काफ़ी अच्छे खासे स्तर तक, तो ऐसी संभावना है नहीं कि इनका जो ये आगमन हुआ है, इनका जो ये एंट्री हुई है इस सीन में, इससे विपक्ष की राजनीति कुछ बदलने वाला है। इन एनी इम्पैक्टफुल मैनर, किसी प्रभावपूर्ण तरीके से। इम्पैक्टफुल मतलब, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है, फुल लगा दिया तो एडजेक्टिव हो गया, जिन वर्ड्स के एंड में फुल लगता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये तो एडजेक्टिव है, और ये मैनर यहाँ पे नाउन है, और ये एनी यहाँ पे डिटर्मिनर है। तो किसी भी तरह के इम्पैक्टफुल मैनर में ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स को चेंज होगी ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसी संभावना नहीं है। अनलाइकली का मतलब है इम्पॉसिबल है। शी लाइक द ऑपोजिशन कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट, अब ये शी आ गया मार्गरेट अल्वा के लिए। ये जो है लाइक द ऑपोजिशन, किन की तरह, ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट पद के लिए, यशवंत सिन्हा, उनकी तरह ही। इज, ये शी की वर्ब है। अ फोर्सफुल स्पीकर, ये बहुत ही दमदार स्पीकर है, बट डज नॉट मोबिलाइज एनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन किसी भी राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र में इनका कोई प्रभाव नहीं है। मोबिलाइज क्या होता है, जहां पर आप लोगों को इकट्ठा कर लें। मोबिलाइज का मतलब स्टिमुलेट कर दें, है ना। मोबिलाइज का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, ट्रिगर करना, कि आपके एक आवाज से कुछ, आपके प्रभाव इतना है कि आपके कहने मात्र से लोग आपके लिए इकट्ठे हो जाएं, किसी कोज के लिए लोग एकजुट हो जाएं, ऐसा इनका प्रभाव है नहीं। तो ये ऑपोजिशन के कैंडिडेट जो हैं प्रेसिडेंट पद के यशवंत सिन्हा, उनकी तरह दमदार स्पीकर तो है, लेकिन इनका किसी भी राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र को बोलते हैं, वहां पर इतना मोबिलाइज करने का सिस्टम इनका नहीं है। शी कम्स फ्रॉम कर्नाटका, इनका संबंध है कर्नाटका से। शी की वर्ब कम्स है। अ स्टेट, अब ये वो राज्य है दैट गोज टू द पोल्स नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में भी 2023 में चुनाव है, यहाँ पर भी है। तो उनका संबंध है कर्नाटका से।
ये वो राज्य है जहां पर अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं। बट देयर इज लिटिल, जब भी आप लिटिल या फ्यू से पहले कुछ भी नहीं लगाते हैं, ना ए और ना दे, तो इसको आप पढ़िएगा क्या, अब इसमें कुछ भी नहीं है अगर, तो इनको पढ़िएगा नो, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग देगा। तो कह रहा है कि बट देयर इज लिटिल, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, दैट हर कैंडिडेसी विल कंट्रीब्यूट, कि उनकी जो उम्मीदवारी है वो कंट्रीब्यूट करेगी कांग्रेस को इन द स्टेट, इस राज्य में। कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनकी कैंडिडेसी जो है, हर कैंडिडेसी मतलब एलवा जो है उनकी कैंडिडेसी विल कंट्रीब्यूट, वो योगदान देगी कांग्रेस में इन द स्टेट, इस राज्य में, और ऑपोजिशन पॉलिटिक्स या फिर विपक्षी राजनीति में इन जनरल एट ए नेशनल लेवल, मतलब इन जनरल मतलब सामान्य तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। एज इट स्टैंड्स, एज इट स्टैंड्स का मतलब क्या हो गया? एज इट स्टैंड्स का मतलब है वर्तमान परिदृश्य अगर देखें, हाल फिलहाल की स्थिति को देखें, तो उस स्थिति में मिस्टर धनखड़ इज ऑल सेट, मिस्टर धनखड़ पूरी तरीके से तैयार हैं टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, मतलब यही उपराष्ट्रपति बनेंगे देश के, ऐसा है, ठीक है। हु इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, अब ये हु जो आ रहा है, ये आ रहा है धनखड़ के लिए, तो ये जो व्यक्ति है ये यहाँ पे राज्यसभा के चेयरपर्सन भी है। 2 ऑफिसेज, तो 2 ऑफिस हो गए, एक तो हो गया यहाँ पे राज्यसभा के चेयरपर्सन का ऑफिस, और दूसरा हो गया वाइस प्रेसिडेंट का पद। तो ये 2 ऑफिसेज जो हैं दैट रिक्वायर, इनके लिए ज़रूरत है ऑक्यूपेंट्स की। ऑक्यूपेंट्स क्या होता है? ऑक्यूपाई करने वाला, किसी सीट पर बना रहने वाला को बोलता है ऑक्यूपेंट। तो ये 2 ऑफिसेज हैं जिनको ज़रूरत है ऐसे व्यक्तियों की, टू बी अनफेलिंगली नॉन पार्टीजन, अनफेलिंग मतलब क्लियरली, जो कि स्पष्ट रूप से कैसा हो, पक्षपाती ना हो, बिल्कुल जस्ट हो, भेदभाव ना करे, ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो एज इट स्टैंड, जैसे की स्थिति बनी हुई है, जैसा कि वर्तमान परिदृश्य है, स्थिति है, मिस्टर धनखड़ जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए देश के, जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन भी हैं। ये 2 ऑफिसेज हो गए, चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो चेयरपर्सन का पद हो राज्यसभा के, ये दोनों पदों पे ऐसे ऑक्यूपेंट चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए जो कि स्पष्ट रूप से कैसे हों, नॉन पार्टीजन हो, जो कि स्पष्ट रूप से कैसे हों, बिना भेदभाव करने वाले हों, मतलब एक जस्ट प्रकार का व्यक्ति चाहिए, पार्टीजन नहीं चाहिए। दे आर एक्सपेक्टेड टू एडहेयर टू रूल्स, अब दे, ये उन ऑक्यूपेंट्स की बात है, जो भी इन पद पर रहेगा उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। पैसिव है ये, आर के साथ में थर्ड फॉर्म, बी के साथ थर्ड फॉर्म। एडहेयर टू, एडहेयर टू का मतलब होता है कंप्लाई विथ, एडहेयर टू का मतलब होता है कंप्लाई विथ, या फिर कहेंगे स्टिक टू, पालन करना, नियमों का पालन करना, ठीक है। उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रूल्स का पालन करेंगे एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान का पालन करेंगे ऑन द वन हैंड, एक तरफ, एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ इनोवेट टू इंश्योर स्मूथ रिलेशंस, वो अच्छे रिश्ते चलाएंगे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ओपोजिशन, किसके बीच? गवर्नमेंट और ओपोजिशन के बीच, ठीक है। बिटवीन के साथ में किसका प्रयोग है? एंड का प्रयोग है, राइट। तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।